नमस्कार दोस्तों। आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हमारे बीच में पवन सर उपस्थित हैं। आप लोगों को बताएंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। इन्होंने 2020 पीसीएस बैच में जो इन्होंने 58 रैंक लाया हुआ है, तो इन्होंने कैसे सफलता प्राप्त किया। पहले केबीएस में थे, केबीएस के बाद इन्होंने अन्य पदों पर भी काम किया, फिर इन्होंने पढ़ाई के लिए कैसे समय अपना निकाला, इन सब के बारे में चर्चा आज हम सर से करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सर अपनी जर्नी के बारे में कुछ आप लोगों को बताएं। सबसे पहले नमस्ते। और मैं एक्चुअली इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2008 से लेकर के 2012 तक वहाँ पे 2008 में ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद 2012 में पीजी किया। पीजी के बाद फिर 2013 में मेरा सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय संगठन में हुआ। केंद्रीय विद्यालय संगठन में होने के बाद हम जो है पहली पोस्टिंग जो मिली वो कुर्ग में मिली, मैसूर के आगे पड़ता है। फिर वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, एक तरह से तैयारी हमारी उस समय पीक पे थी, और फिर दूसरी जॉब में चले आना। और फिर उसके बाद जो है जो समस्याएं आई कि टाइम की कैसे हम मैनेज करें, टाइम कैसे निकालें पढ़ने के लिए। इस संदर्भ में काफ़ी जो है मित्रों से भी बात होती रही, सीनियर से भी बात होती थी। तो उन्होंने हमें हमेशा गाइड किया कि जो है अपना जो सबसे क्रूशियल टाइम है उसको इन्वेस्ट मत करो, इधर उधर स्पॉइल मत करो, और अपने टाइम को मैनेज करो। स्कूल से आने के बाद या स्कूल से में रहने के दौरान जो भी हो सके लाइब्रेरी का वगैरह का यूज करो। तो कहीं ना कहीं फिर वो मेंटल सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे हम स्टेबल हुए केवी में, और हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। इसी दौरान 2 साल के बाद हमारा ट्रांसफ़र लाहौल स्पीति हो गया। लाहौल स्पीति जो है एक तरह से भारत का बर्फ़ का डेजर्ट भी बोला जाता है। वहाँ पे हमने जो है दिल्ली से मतलब रास्ते में पड़ता था घर के आने जाने के, तो मित्रों से भी मुलाकात हुई, कई सीनियर से भी मुलाकात हुई, जिनसे जो है गाइडेंस भी मिलता रहा, और वहाँ पे टाइम भी मिल जाता था पढ़ने के लिए। तो हम फिर 17 में भी क्वालिफाई किए। 17 के बाद फिर से हमारा 18 में ट्रांसफ़र हो जाता है, हम इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद में गए तो फिर वहाँ एक माहौल ही है, अलग ही माहौल है पढ़ने लिखने का। तो वहाँ स्कूल का माहौल भी ऐसा था कि सब कोई कहता था तैयारी करो, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर हमने भी वहाँ पे पढ़ना शुरू किया, और फिर उसके बाद 4 से 5 घंटे हम नियमित अपनी पढ़ाई जारी रखे। और इस बीच जो है 18 में भी तो क्वालिफाई नहीं हुए, 19 में भी नहीं हुआ, फिर 20 में क्वालिफाई किया। तो उस दौरान कोरोना आ गया, अच्छा खासा टाइम मिल गया मुझे। और टाइम मिलने के दौरान फिर हमने जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर भी मेरा चयन हुआ, और वहाँ से 2019 बैच में, फिर उसके बाद 2020 बैच में पीसीएस में भी नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ मेरा। तो एक तरह से जो जर्नी है वो जो है काफ़ी स्ट्रगलफुल रही। उस बीच में दौरान शारीरिक कष्ट भी हुए, एक्सीडेंट भी हुए मेरे 2-3, और इन सब के बीच हमने एक ही चीज़ अपना धैर्य बनाए रखा कि ये किताबें जो है हमेशा अगर साथ रहेंगी तो नो डाउट है हमें आज नहीं तो कल ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा। आयोग का जो है दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा खुला रहेगा अगर हम हार्ड वर्क करते रहेंगे। उसमें कुछ हमारे मित्र थे जिन्होंने विशेष रूप से सहयोग किया, चाहे मानसिक रूप से हो या जो है शारीरिक रूप से रही, तो उन्होंने जो है हमको सपोर्ट किया जो है। और फिर जो भी समस्याएं आई उसको हम निकल करके जो है आ करके हम जो है अपना जो है बेस्ट देने का प्रयास किया। और 2020 में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ, और उस सिलेक्शन में जो है मैं अपने गुरुजनों का, अपने सीनियर्स का, अपने मित्रों का, माँ बाप का जो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, ईश्वर का धन्यवाद करूँगा। सर यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नए बच्चे हैं जो अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, या जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले चीज़ जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग में अभी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए जो बेसिक हमें एक तरह से जितने भी सीनियर्स मिले या मेरे जो मित्र रहे वो जिनका सिलेक्शन हुआ भी, उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि मल्टीपल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक को बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी पे फोकस करो। क्योंकि अगर एनसीईआरटी को एक बार पढ़ेंगे तो भी नया चीज़ मिलेगा, 25वीं बार पढ़ेंगे तो भी नया चीज़ मिलेगा। आप उसको जो है हमेशा एक और चीज़ में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कहना चाहूँगा कि लिखने पर ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि हमारी जो है जो टेस्ट होता है, स्किल जो टेस्ट की जाती है वो लिखने की जाती है, ना कि पढ़ने की जाती है। मैक्सिमम बच्चे पढ़ने पे फोकस करते हैं, लिखने पे फोकस नहीं करते, और उसकी वजह है कि वो मेंस में फेल कर जाते हैं, या फिर वो जब मेंस का नंबर आता है तो पता लगता है मेरे इतने कम मार्क्स आए। उन्होंने अपने आप को कभी जज ही नहीं कर पाते कि जो है कि हम
कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, कैसे लिंक करना है नॉलेज को। तो हमें इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए, हमें लगता है। लिखने पे विशेष फोकस करना चाहिए। कभी भी पढ़ाई करें अपने हाथ में पेन और पेपर जरूर होना चाहिए, जिससे बेहतर से बेहतर जो है कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहे, उसको हम नोट करते रहें। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो जो हमारी वर्तमान जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो 150 वर्ड्स का ही आंसर पूछा जा रहा है, मैक्सिमम 250 आ रहा है। तो वो एनसीईआरटी में उतना ही आंसर दिया ही गया है, उससे बेहतर जो है लैंग्वेज कहीं नहीं है। हमारा मानना है कि एनसीईआरटी अगर आप ज़्यादा फोकस करके और उसको जो है लिख करके मतलब एक तरह से तैयार करें तो ज़्यादा जल्दी सफल हो सकते हैं। जो एक तरह से सीनियर हो गए हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, उन्हीं से तो हमने भी सीखा है। लेकिन जो है सीनियर्स के लिए एक ही सलाह है कि लिखने पे फोकस करें, क्योंकि हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बार बार फेल कर रहे हैं। उनका एक ही है कि यार रिटर्न नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं आ रहा है। रिटर्न में एक ही है कि आप रिटर्न पे ही फोकस करें, मल्टीपल टाइम एक ही आंसर को किसी से ना चेक करवाएं, अपने से ही लिख करके जो है उसको अपने खुद से चेक करें। एक बार लिखेंगे, तीसरी बार लिखेंगे, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। सर जैसा कि अभी हम देखते हैं कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उनको क्या है कि आंसर राइटिंग आती है, लेकिन उनको कहीं कहीं दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है कि प्रीलिम्स ही उनका नहीं क्वालिफाई होता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? प्रीलिम्स के लिए जो मेन स्ट्रेटजी है, पुराने पेपर्स आज भी जो है उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने पहले थे, और पुराने पेपर्स को तो हमें फोकस करना चाहिए, बेसिक्स पे हमें अपना काम करना चाहिए। जैसे कुछ भी चाहे वो ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या पॉलिटी है, जहाँ से हमारे हमेशा क्वेश्चन उठ रहे हैं उस पे तो बस विशेष फोकस है। जैसे पॉलिटी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, जो अपडेट होता है वो विधेयक जो नए आते हैं, ऐड ऑन होते हैं, या संशोधन, कोई संविधान संशोधन विधेयक होता है वही ऐड होता है, तो उसको थोड़ा ही देखना पड़ता है। बाकी हमारा कंटेंट सेम है। अगर हम पॉलिटी से क्वेश्चन गलत करेंगे तो नो डाउट है हम फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से ज्योग्राफी है, जो एक तरह से बेसिक्स पे काम करना, चाहे इंडियन ज्योग्राफी है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, मैपिंग हो, उन सब पे हमें विशेष फोकस करना चाहिए। वो हमारे चीजें छूटे ना, वो हमेशा हमको अपनी स्किल्स पे अपने चीज़ों को कोरिलेट करके रखना चाहिए। हमारा जहाँ तक मानना है कि पुराने पेपर्स और फिर उसके बाद जो है जो बेसिक है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और करंट पे फोकस कर लेंगे तो हमें 100 के आसपास हो जाता है, तो सिलेक्शन तय होता है, उसमें अनसर्टेनिटी इतनी नहीं रह गई है। सर जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी बुक को हमें बेस बना के पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसके साथ कोई ऑथेंटिक बुक भी बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए, एक ही करनी चाहिए। कोई भी अगर आपको सीनियर्स बता रहे हैं या आपके जो टीचर्स हैं वो बता रहे हैं, तो एक बेसिक बुक फॉलो करिए, बार बार उसको रीड करिए, और कई किताबों के पीछे भागने से अच्छा एक ही रास्ता अपनाओ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। हमें ऐसा, मेरा जहाँ तक मानना है ऐसा ही कुछ रहा है। सर इसी में देखा जाए कि कितने लोग बीच बीच में क्या होते हैं, धैर्य अपना खो देते हैं। जैसे अभी हम लोग तत्कालीन देखा जाए तो अभी केरल पीसीएस का जो रिजल्ट आया, तो वहाँ पे हमने देखा कि माँ और बेटे दोनों ने एक साथ वहाँ पे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो पुराने जो लोग धैर्य अपने खो देते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? धैर्य जो कभी भी मतलब जैसे चाहे वो हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले चीज़ जो हमने सीखी है कि भैया पेशेंस रखना अपने पास। अपने पास जब तक पेशेंस नहीं है तब तक इस फील्ड में मत आओ। यूपीएससी का मतलब ही है कि हमारा पूरा धैर्य पे आप नहीं रहेंगे, अपने पास धैर्य नहीं है, अपने पास पेशेंस नहीं है, तो हम जो है सबसे पहली जो पैमाना है उस पर हम बाहर हो जा रहे हैं। यूपीएससी का पहला पैमाना ही जो है धैर्य है, और अगर वहाँ हम अपने आप को लूज कर रहे हैं तो नो डाउट हाँ परेशानियाँ आती हैं, सबके साथ होती हैं। किसी का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो जो है अफोर्ड नहीं कर पाता, या दिल्ली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या इलाहाबाद नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो उसको जो है दूसरी जॉब्स के लिए अपना जो ऑप्शन है वो खुला रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे, मैं उसका खुद उदाहरण हूँ कि जो मैं जॉब करते हुए भी नौकरी को मैं चेंज किया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में जो आर्थिक विपन्नता की स्थिति रहती है स्टूडेंट लाइफ में, वो खत्म हो जाती है। हम एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं यार हम कुछ तो कर रहे हैं, और जो हमारा टाइम होता है वो बच्चा मतलब एक तो कंसंट्रेट हो जाता है एक तरह से। हमारे पास दिमाग डाइवर्सिफाई नहीं होता है कि यार नहीं पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हमारा ध्यान पूरा पढ़ाई पे होता है। तो इसलिए हम कोशिश लोगों को करनी चाहिए कि अपना धैर्य और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना चाहिए, और हमेशा बिना कोई धैर्य की परीक्षा पास किए जो है वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सर जो नए लोग या पुराने लोग हैं, तो उन्हें कितना टाइम अपने पढ़ाई पे देना चाहिए? जैसे कि लोग कहते हैं कि हमने 5-5 घंटा 8-8 घंटा पढ़ लिया, लेकिन क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो चीज़ हम पढ़ें वो कुछ टाइम बाद भूलने लगती है, तो उनको कैसे दिमाग में रखें, कैसे उनको रिकॉल करते रहें? पढ़ाई का तो कोई लिमिट ही नहीं कि कितने घंटे पढ़ सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी उतना पढ़िए आप। वो ये कोई नहीं कह सकता कि आप 5 घंटे में सफल हो जाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता मैं 15 घंटे पढ़ के पास हो जाऊंगा। ये तो एकदम अनिश्चित चीज़ें हैं। आपके पास जितना भी टाइम है, आपका जब भी मन लग रहा है पढ़िए,
और जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि जो आपने पूछा अभी इस संदर्भ में कि कितने घंटे पढ़ के हम कर सकते हैं, या जो है कितना हमें वो करना जो हम चाहिए। पढ़ते हैं वो हाँ, भूलने लगते हैं, भूलने उसे लगते हैं। कैसे जो रिकॉल भूलने करें? की जो समस्या है उसको रिवाइज करना पड़ेगा हमें। जैसे अगर हम मान लीजिए कि नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी रीड नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज हम सुबह स्टार्ट किए, 3-4 घंटे पढ़े, फिर पढ़ने के बाद हमें लगा कि यार नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो जो पुरानी चीज़ें पढ़े हुए हैं हम उसको रिकॉल करें अपने दिमाग में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे पहले एक प्राचीन काल की कहावत है, श्रवण मनन निधिध्यासन, तो उसको हम अगर सुनते हैं, फिर मनन करते हैं, फिर चिंतन करते हैं, तो चीज़ें हमेशा हमें रिकॉल करती हैं। तो हमारा ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि अगर हम 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे हमारा रिवीजन टाइम भी पर डे होना चाहिए, जिससे जो है वो भूलता नहीं। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर 24 घंटे में 1 घंटे रिवाइज कर लिया तो वो भूलता नहीं, फिर वीक में एक बार रिवाइज कर लिया तो नहीं भूलता, मंथली कर लिया तो वो साल भर नहीं भूलता। वो रिवीजन का हमारा, बिना रिवीजन के कॉन्सेप्ट के आप पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। मेन चीज़ ये है, आप कोई भी चीज़ करिए, आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आप पढ़ते चले जाइए, लेकिन आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप फेल हैं फिर उसकी वजह से। और रिवीजन मस्ट है हमारे अनुसार, बिना रिवीजन के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। यानी कह सकते हैं कि हम जैसे जब बचपन में छोटे थे तो हमारे माता पिता गिनती पहाड़ा या ABCD के कह रहा, तो जो भी होता था कि स्कूल से आने के बाद रात में सोते टाइम हमें उसको याद कराते थे, तो जो आज भी हमारे दिमाग में शायद आपको पता नहीं होगा कि कितनी बार उन्होंने मुझे याद कराया होगा, जी। लेकिन वो चीज़ें क्या हमने वो टेक्स्ट बुक जो हमने पढ़ी, क्या उतनी बार हमने याद किया? नहीं किया ना। नहीं किया तो हम कैसे मान लें कि वो चीज़ें हमें हमेशा कंठस्थ हो जाएंगी। जी। तो कहीं न कहीं चीज़ें हैं, जो रिवीजन हमारा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और बिना रिवीजन के तो हम नहीं मान सकते कि आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा समय तक कंठस्थ रख सकते हैं या याद रख सकते हैं। उसके लिए आप जो है कुछ अपना ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्रिक्स में मतलब जैसे कि खाली टाइम है या कहीं ऑफ़िस टाइम में जा रहे हैं, तो उसमें जो है अपनी कुछ इस तरह से आप अपना रिकॉर्ड कर लीजिए, अपना रिकॉर्ड ही सुनते चले जाइए, कुछ पढ़े हुए हैं, वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएँगी। ऑफ़िस में बैठे लंच टाइम में लंच खा रहे हैं, तो उस समय भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पे डिस्कशन करना हो, आपको वो सामने वाला आपके क्षेत्र का नहीं है, एक फिर भी उससे पूछोगे अरे तुम क्या सोचते हो इस बारे में, तो वो उसका इंटरेस्ट जगेगा। किसी से कुछ पूछो, कुछ भी पूछो, अपना तैयारी वाला ही उससे जो है डिस्कस करो, तो उसको लगेगा कि यार ये मतलब कहीं न कहीं चीज़ें आपको वो चीज़ें रिकॉल रहेंगी। आप हमेशा जो है अपने टाइम को कैलकुलेट करो। जैसे विशेषकर नौकरी वालों के लिए तो मैं हमेशा कहूँगा, उनका टाइम हमेशा कैलकुलेट, 5-5 मिनट के लिए कैलकुलेटिव हम रहते थे। हमारा ऐसा मानना है कि अगर हमारा डोर बेल मतलब क्लास की बेल बजी, क्लास की बेल से हम उसमें जा रहे हैं, तो कोई न कोई सोचेंगे कि यार अच्छा कुछ क्वेश्चन याद किया था, क्या पढ़ाना है? कुछ इस तरह से चीज़ें हम लोग रिकॉल कर लेते थे। या किसी से कोई टीचर है आपका स्कूल में या कहीं अन्य जगह जो आप उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उससे डिस्कस करने में आपको फ़ायदा होगा। वो चीज़ें वो भी पढ़ के आ रहा है, आप भी पढ़ के डिस्कस कर देंगे, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सर जैसे आपकी जो जर्नी रही, आप एक शिक्षक से आज तहसीलदार के पद पे हैं, तो जो आपकी स्कूलिंग टाइम होती थी, स्कूलिंग टाइम के बाद आप अपने लिए कैसे फिर टाइम निकालते थे सर? जैसे हमारा अमूमन जो स्कूल होता था वो तो 7 बजे से 1 बजे तक होता था, या जो है 8 बजे से 2 बजे तक होता था। तो 2 बजे के बाद हम ढाई 3 बजे तक हम घर आ जाते थे। फिर उसके बाद जो भी हमें अपना लंच करना है वो कर हम खाना खा के फिर रेस्ट करके हम फिर पढ़ना शुरू करते थे। तो करीब 9 बजे तक आराम से हम 4-5 घंटे पढ़ लेते थे। अगर मान लीजिए पढ़ने का और ज़्यादा टाइम है तो हम और पढ़ लेते थे। लेकिन उसके साथ-साथ जो है कोशिश करते थे कि चीज़ों को हम दोबारा रिवाइज़ कर लें, कुछ चीज़ें छूट न रही हों। मतलब एक तरह से कंटीन्यूअस प्रोसेस है ये। आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्थिति ये रहती है कि जैसे नौकरी है तो आपके पास जो है स्थिति बन जाती है कि थोड़ा टाइम लंबा खिंच जाता है, बस और कोई वो नहीं समस्या रहती। सर आज की जो पीढ़ी है और देखा जाए तो भारत के लोग, जो भारत है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ा है, तो आजकल के जो भी हमारी स्टडी है वो सारे डिजिटल फॉर्म में आ चुके हैं। तो हमें डिजिटल यानी यूट्यूब पे हमें कितने टाइम देना चाहिए अपने स्टडी को लेकर? यूट्यूब की लत वैसे तो बड़ी मतलब आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाता है जी। उस पे जो है। लेकिन आप अगर मिनिमम कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक पे हमें लगता है ज़्यादा ओरिएंटेड रहना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं तो आप उसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई ऐसा चीज़ है तो आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मैं नहीं मानता कि उसको यानी बहुत हम कह सकते हैं कि हमें यूट्यूब पे या मतलब यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें उतने ही टाइम देना चाहिए कि जितना रिक्वायरमेंट्स है जो टॉपिक हमें नहीं समझ में आ रहा है जी, उस टॉपिक को सर्च करके हम सर्च बस करके उतने देख लीजिए। उतना ही हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर ज़्यादा करेंगे तो वो फिर हमारे लिए हार्मफुल होता जाता है, टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। जी। तो सर जैसे प्रीलिम्स में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो किन टॉपिकों पर ज़्यादा बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि उनके जो प्रीलिम्स में जो दिक्कतें आ रही हैं
वो सारी वो दिक्कतें दूर हो जाएं। माइनस मार्किंग जो है आज के एग्जाम में है, तो माइनस मार्किंग से कैसे बचें? माइनस मार्किंग का सी मतलब जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि अगर माइनस मार्किंग में जैसे अगर हमें 75% पे भी अगर हम रहते हैं तो हम क्वेश्चन को ऑप्ट कर लेते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, अगर मुझे एक एलिमिनेट कर लिया अगर क्वेश्चन का 4 विकल्प में से, तो तब भी मैं क्वेश्चन पे टिक करने जाता हूँ हमेशा, और उसका कहीं न कहीं बेनिफिट ही होता है, घाटा कभी नहीं होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो क्वेश्चन को फ्रेम करने की स्थिति है, जैसे हमारे जो प्रीलिम्स के लिए कैसे हैं, उसके लिए सीधा-सीधा है कि आपको कम से कम 35 क्वेश्चन करंट के मिलने हैं हमेशा। और कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि वो मिलने ही मिलने हैं। अगर आप 35 क्वेश्चन करंट को फोकस कर रहे हैं, इसी स्थिति में रहिए कि आप कम से कम 30 क्वेश्चन को हैंडल करने की स्थिति में रहिए। 30 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से सही कर लेते हैं, फिर पॉलिटी को देख लेते हैं, फिर इसी तरह से हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया और जो है ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट को ले लेंगे। अगर 4 सेगमेंट आपका अच्छे से तैयार है, करंट तैयार है, तो नो डाउट है कि आप पीटी क्वालीफाई रहेंगे हमेशा। यानी हमें रेगुलर बेस पे 5 से 6 घंटे पढ़ाई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली देखते रहें। ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 2 मेन जो मेंस के हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके आंसर राइटिंग करते रहें, तो हम सफलता के नज़दीक पहुंच सकते हैं। सर, और क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को कूल रखना चाहिए किसी भी स्थिति में, और जब तक हमारा दिमाग शांत नहीं रहेगा तब तक हम कोई चीज़ ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो हमारा सभी साथियों से मेरा ये अनुरोध है, और अपनी तैयारी के दौरान वो अपने आप को हमेशा जो है शांत रखने की कोशिश करें। और अगर आपको उनका कुछ अगर पढ़ाई से कुछ दिन के लिए, कुछ दिन का मतलब 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो मत पढ़िए। ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा लगे रहिए और ऐसी स्थिति आ रही है, लेकिन हाँ, उसके बाद जब आइए तो फिर से अपनी नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ पूरा अपने को कंसंट्रेट करिए और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करिए। और पता लगा किसी दिन आप 18 घंटे पढ़ लिए, किसी दिन 2 दिन को गैप कर दिए, तो कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। इस तरह से जो है अपने कुछ फोकस्ड एरियाज में अगर आप काम करें तो प्री भी क्वालीफाई कर जाएंगे। और एनसीईआरटी को बेस्ड बना करके जो पुराने बैक ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो प्री के हों चाहे मेंस के हों, उनका अभ्यास कर लें तो नो डाउट है कि आपका सिलेक्शन के नजदीक रहेंगे। तो सर, इसी क्रम में अभी तो हमने जीएस की बात कर ली, और रही ऑप्शनल जो आपको काफी अच्छे मार्क्स लाती है एग्जाम के लिए, तो ऑप्शनल आपने क्या रखा था? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था जी। तो जैसे आपने ऑप्शनल अपना हिस्ट्री रखा, तो लोग होता है कि जब बच्चा तैयारी करता है तो सोचता है कि ऑप्शनल को लेके बहुत कंफ्यूज रहता है कि ऑप्शनल क्या रखें, तो उन्हें अपने ऑप्शनल की चॉइस कैसे करनी चाहिए? ऑप्शनल उनका, हम तो मानते हैं कि अगर उनका पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है, और उनकी रुचि है तो बेहतर है। और अपने खुद के जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं उसके अनुसार जो है, कोई सी सब्जेक्ट में आपका अगर रुचि है और आप उस पर काम किए हुए हैं, उसको अपने ग्रेजुएशन के दौरान या इस तरह से पढ़ाई किए हुए हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि आपको कम टाइम में वो तैयार करने में आसानी रहती है। और हमेशा ऑप्शनल को जो है दोनों पेपर्स को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, और कहीं से भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन को अप टू मार्क करके अपना रखना चाहिए। अपना कम से कम एक शॉर्ट नोट्स तो होना ही चाहिए, जिसपे हम काम करके जो है त्वरित अपना रिवीजन करके हम आंसर राइटिंग कर सकें, और अपने आंसर को हम जो है मैक्सिमम लोगों तक या अपने जो सीनियर्स हैं, मित्र हैं, उनसे जो है चेक कराने की जरूर कोशिश करें। आज तो टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है, तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और विशेषकर मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि लिखने के बिना कल्याण नहीं होने वाला है, इसलिए राइटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आप जो है सफल नहीं हो सकते। यानी पढ़ाई के साथ साथ हम अपने आंसर राइटिंग को भी साथ में लेकर चलते रहें, और डेली जो भी करंट के मुद्दे, क्वेश्चन तो राइट करना ही चाहिए, जो हमारे करंट के मुद्दे हैं, तो न्यूज़पेपर या अदर जो भी वेबसाइट हैं, एथेंटिक वेबसाइट हैं, वहाँ से आप इसको सोर्स अपना कर सकते हैं। सर, बिग लर्निंग के माध्यम से आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि सबसे आपका बिग लर्निंग में बच्चों को कभी भी ज़रूरत पड़े तो फिर आपका कैसे इसमें योगदान रहेगा सर? कभी भी किसी को कोई अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है, मतलब जैसे वर्किंग जो लोग हैं, या जो है ऐसे जो लोग हैं जो लगातार आपकी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप जैसे आप सीनियर्स की मदद से लेकर के या अपने जो है टीचर्स की मदद लेकर के, और अगर ऐसी कोई दिक्कत है, कहीं अगर समझने में दिक्कत हो रही है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम आपसे हमेशा जुड़े हुए हैं। और उसके माध्यम से हम जो हमारे जूनियर हैं या जो हमारे साथी हैं, उनको हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और पेशेंस रखें, और अपने आप को मतलब वर्तमान परिस्थितियों से ढालते हुए वो आगे की तैयारी रखें, और होगा ज़रूर,
छोड़ना नहीं चाहिए, तो कभी नहीं करना चाहिए। हिम्मत रखिए, सिलेक्शन नजदीक एक ना एक दिन होगा ही, पक्का है। आप हिम्मत मत हारिए। जी। तो जी दोस्तों, कि सर ने जैसा अपने पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि हमें अपनी पढ़ाई को कैसे करनी चाहिए, धैर्य को अपने बनाए रखें, पढ़ाई को अपनी लगातार हम जारी रखें। और आपको बता दें कि बिग लर्निंग आपको जो भी क्लासेस हैं यूट्यूब के माध्यम से सारी क्लासेस आपको फ्री देने वाली है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है। सर को जैसे ही पता चला, इन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने बोला कि जहां तक हो सकता है कि जैसे हमें जब जब समय मिलेगा हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे, और आप लोगों को भी जो भी समस्याएं होंगी आप अपनी समस्याएं सर के साथ साझा कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।